Hello everyone, very good evening all of you and very welcome to my channel दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हमें बात करना है संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या है, सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है। देखिए, ये आपके जीएस पेपर 2 और कहीं पर ये आपके एथिक्स में बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा मेन मोटिव है, इस बार हिंदी मीडियम से एक टॉपर होना चाहिए। तो मैं भी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरबीआई के पूर्व जो गवर्नर थे डी सुब्बाराव ने अपने एक हालिया लेख में कहा था कि जिस प्रकार देश आर्थिक केंद्र मतलब इकोनॉमिक सेंटर राज्यों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में भारत की आर्थिक विकास सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय चरित्र है और इसकी जो एक प्रमुख विशेषता है कि ये एक फेडरेशन है। मतलब भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसके स्थान पर भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में संबोधित किया गया है। मतलब ये क्या है कि भारत में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि भारत फेडरलिज्म है, भारत में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और कई जानकारी से ऐसा भी मानते हैं कि भारत एक अर्ध संघीय देश है, अर्थात एक ऐसा संघीय राज्य जिसमें एकात्मक सरकार की भी कुछ विशेषताएं मौजूद हैं और फेडरलिज्म की भी कुछ विशेषताएं मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संघवाद क्या है। अगर आपको डेफिनेशन लिखने आ जाए तो जाहिर सी बात है आप संघवाद पर क्या लिखेंगे। तो देखिए, संघवाद क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करें तो संघवाद फेडरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द फीडस से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। वास्तव में महासंघ दो तरह के सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनसे संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने का एक समझौता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार को कम से कम दो स्तर मौजूद है, पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। ठीक है, तो भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में मैं आपको बता दूं एक ये ऐसा ढांचा है, यहाँ पर है केंद्र, ठीक है, फिर केंद्र से शक्तियों का स्थानांतरण होगा राज्यों में, फिर राज्य से शक्तियों का स्थानांतरण होगा यहाँ पर स्थानीय जो भी प्रशासन है वहां पर। तो ये इस तरीके का यह ढांचा है और इस तरीके के जो एक ढांचा है जहां पर शक्तियों का स्थानांतरण, शक्तियों का सामंजस्य इस तरीके से होता है, वहां पर उसे कहा जाता है संघवाद। अब हम बात करते हैं सहकारी संघवाद बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद के बारे में। केंद्र और राज्य के बीच संघवादों के आधार पर, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद को दो अवधारणाओं में बांटा गया है। पहला तो है सहकारी संघवाद और दूसरा है प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद की बात करें तो सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं। मतलब क्षैतिज संबंध स्थापित करते एक दूसरे को के सहयोग से अपनी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। और सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब यह है कि ये जो सहकारी संघवाद है, इस यहाँ पर केंद्र है तो यहाँ पर राज्य है, दोनों एक ही स्थल पर है। यहाँ पर ना ही कोई बड़ा ना ही कोई छोटा है, दोनों में समानता है। तो ये यहाँ पर बात करते हैं, ये होता है आपका सहकारी संघवाद। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं, जैसे कि अभी कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना संकट में आपको पता है कि जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है, पर यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये है सहकारी संघवाद, दोनों आपस में सहयोग करके चल रहे हैं। ये है यहाँ पर सहकारी संघवाद। संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की सातवीं अनुसूची में एक दूसरे से निर्दिष्ट मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने हेतु बाध्य हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाध्य है। राज्य को संघ की बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता होगा आर्टिकल 365 के तहत यहाँ पर अगर राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का भलीपूर्वक पालन नहीं करते तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की भी
या फिर राष्ट्रीय शासन भी लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य संबंध लंबवत होता है। मतलब सहकारी संघवाद ऐसा है तो केंद्र और राज्य संघवाद ऐसा है। मतलब शक्तियों का स्थानांतरण इस तरीके से होगा, कुछ जैसे कि ये है केंद्र, ठीक है, और ये है स्टेट, तो ये जो शक्तियों का स्थानांतरण होगा वो इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा यहाँ पर प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद में केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध होता है वो लंबवत होते हैं, जबकि राज्य सरकारों के मध्य संबंध क्षैतिज होते हैं। ठीक है, राज्य और राज्य सरकारें होंगी, जैसे एक राज्य सरकार ये है, एक राज्य सरकार ये है, तो उनके बीच संबंध क्षैतिज होंगे। मतलब यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा का भाव आएगा। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि स्वच्छता जो सूचकांक निकाला जाता है, कई बार आपने सुना होगा इंदौर पे प्रथम स्थान पर आता है, तो यहाँ पर ये प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को प्रेरित करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा देश में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से महत्व प्राप्त हुआ। प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ एक लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। लाभ का उद्देश्य कैसे, देखिए, जैसे कि दो शहरों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन सा शहर इस बार जो स्वच्छता सूचकांक है उसमें प्रथम में आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों शहरों के जो स्वस्थ लेवल होगा, जो स्वच्छता लेवल होगा, वो दोनों स्तरों का सुधरेगा। एक यहाँ पर एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। सभी राज्य धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सामान्यतः निवेशक अपने पैसों के निवेश करने के लिए अधिक विकास राज्यों को पसंद करते हैं, और जो जिस राज्य में जितना अधिक विकास होगा, निवेशक उतने ज्यादा उस राज्य की तरफ आकर्षित होंगे। जैसा कि आपको अभी पता चल रहा होगा, कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही है कि चीन की बहुत सारी कंपनियां भारत में आने को तैयार हैं, पर वो भारत में आने को तैयार थे, पर वो आप ये देखिए वो किस राज्य में जाना पसंद करेंगी, वहां उनकी सुटेबिलिटी क्या है। वहां वो सबसे पहले ये देखेंगे कि उनको चीप लेबर कहाँ पर मिले। अगर कोई ये आप बोल सकते हैं आईटी कंपनी है कोई भी, तो वो ये देखेगी कि कहाँ पर अच्छे इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग मिले। तो इस तरीके से वो अपने एक जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा उसके तहत वो वहां पर जाना पसंद करेंगी। प्रतिस्पर्धी संघवाद भारतीय संविधान की, एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है वो भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच क्या क्या संबंध है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक प्रावधान केंद्र और राज्य के संबंधों में देखिए, संविधान के भाग 6 और भाग 7 में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के तहत यहाँ पर किया गया है, जो केंद्र और राज्य संबंधों को बांटा गया। सबसे पहले अगर संविधान के विधायी संबंध की बात की जाए तो केंद्र अथवा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जा सकता है। ये एक ऐसी प्रणाली का पालन करते हैं यहाँ पर हम, जिसमें विधायी शक्तियों का वर्णन करने वाली 2 प्रकार की विषय सूची होती है, जिसमें एक तो संघ सूची होती है और दूसरी यहाँ पर राज्य सूची होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो सूची होती है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची के विषय पर संघ बनाता है और राज सूची के विषय पर राज कानून बनाता है। संघ सूची के विषय में देखिए, संघ सूची के विषय में राष्ट्र हितीय विषय को 100 विषय शामिल किए गए हैं। इसमें से 3 सूचियों में सबसे बड़ी है, जिसमें गौरतलब है इस सूची में संबंधित विषयों पर कानून बनाने के लिए का अधिकार केवल केंद्र के पास होता है। जैसे इस सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, इस सूची में विषय आते हैं रक्षा, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी। अब जैसे ये याद करना होता है, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है सॉरी, तो जैसे अपने याद नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, जितने भी जो बड़े बड़े वैसे विषय हैं, जैसे कि रेलवे है, रेलवे एक पूरे भारत को कवर करता है, तो आप ये सोचिएगा ये संघ सूची, जिससे बहुत ज्यादा इनकम होती है या फिर जो फॉरेन से रिलेटेड होते हैं वो आप जैसे कस्टम है, तो यहाँ पर किसी एक राज्य का नहीं होगा, तो यहाँ पर आप सोच लीजिए ये संघ सूची का विषय आएगा। राज्य सूची के मध्य व्यापार, राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकार, थिएटर, उद्योग, इस तरीके के 61 विषय आते हैं और राज्यों को इन पर कानून बनाने का अधिकार
होता है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुछ 52 विषय आते हैं तथा इस पर जो समवर्ती सूची होती है इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर अगर संघ और राज्य के कानून के मध्य टकराव उपस्थित होता है तो ऐसे में जो संघ ने जो कानून बनाया है उसको सर्वोपरि माना जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी प्रशासनिक शक्तियां देखें तो प्रशासनिक शक्तियों में आर्टिकल 256 से 263 तक, आर्टिकल 256 से 263 तक केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र व राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका सम्मति तालमेल से होता है। सामान्यतः संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के बीच जो विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ को पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। केंद्र और राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता अनुसार कभी भी राज्यों को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि वह अंतर राज्यीय नदी विवादों का फैसला कर सकती है। उसके अलावा अगर हम भारतीय संविधान में प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें IAS, PCS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया है। राज्य के प्रमुख पद आवंटित करने संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अखिल भारतीयों के अधिकारियों की मौजूदगी से केंद्र सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा उसके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखने का मार्ग है प्रशस्त होता है, क्योंकि केंद्र का अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर ही अधिकार होता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भर्ती तो केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु उनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यों में होती है। उसके बाद अगर हम बात वित्तीय संबंधों की करें तो वित्तीय संबंध में 268 से 268 से 293 तक यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। साथ ही संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का भी विभाजन किया गया, जो कि भारत अधिनियम 1935 पर आधारित है। वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। ठीक है, किसके सुझाव पर? वित्त आयोग के सुझाव पर। अब हम बात करते हैं कि संविधान द्वारा केंद्र राज्यों को राजस्व का स्वतंत्रता स्रोत प्रदान किया गया है। संविधान के अनुसार संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की शक्ति होती है, जबकि राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास ही समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार होता है। संसद के पास अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित मामलों पर भी कर लगाने का अधिकार होता है। अब भारत के लिए जो संघवाद है उसका महत्व क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय प्रशासन में जो शक्ति है केंद्र के स्थानीय निकायों यानी पंचायत तक प्रभावित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंटर, फिर राज्य, फिर स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शक्तियां केंद्र की सभी शक्तियों का अधिग्रहण ना करें, और यह संघवाद की अवधारणा को जन्म देता है। मतलब इनका कहने का मतलब यह है, यहाँ पर अगर सिर्फ केंद्र के पास ही सारी शक्तियां आ जाएं तो जो राज्य और ये पंचायत है ये निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको सक्रिय बनाने के लिए केंद्र की जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और केंद्र ही यहाँ पर पावरफुल नहीं होता है तो यहाँ पर केंद्र मनमानी नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र मनमानी करता है और नाजायज तरीके से राज्यों और स्थानीय प्रशासन को दबाता है, तो इसको रोकने के लिए भी सहकारी संघवाद बहुत ही आवश्यक है। यह प्रणाली कार्य के बोझ तले दबे प्रशासन की काफी मदद करती है। गौरतलब है कि केंद्र पर बैठे अधिकारी गांव तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण गांव के विकास अछूते रह जाते हैं। इसीलिए स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। भारत में विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग मौजूद हैं। सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अपनाया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संघवाद की अवधारणा देश के अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करती है। ठीक है,
तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सहकारी संघवाद है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ये हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्रवाद को भारत में संघवाद के समक्ष मौजूद करने सबसे बड़ी चुनौती में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघवाद के सबसे अधिक लोकतंत्र कायम रहता है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 3 सूचियों के तहत यहाँ पर किया जाता है शक्तियों के विभाजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आधारभूत सिद्धांत यही माना जाता है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उस पर कानून बनाने का अधिक केंद्र के पास हो, और जो क्षेत्रीय विषय के महत्व उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास अधिक हो। इसके अलावा समवर्ती सूची में विषय शामिल किए गए हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों ही भागीदारी आवश्यक है, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र को यहाँ पर प्रमुख माना जाएगा। इस प्रकार शक्तियों के बंटवारे में कई अन्य प्रावधान भी हैं जिसमें केंद्र को वरीयता दी गई है, जो कि राज्यों के मध्य केंद्रीकरण का भय उत्पन्न करता है। एक सामान्य महासंघ में संविधान में संशोधन की महाशक्ति महासंघ और इसकी इकाइयों के बीच साझा आधार विभाजित होता है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र के पास ही है। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यकाल एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी कभी भारतीय संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। केंद्र द्वारा इस तरीके के संवैधानिक कार्यकाल का दुरुपयोग किया जाना ही सदैव तीखी बहस का एक मतभेद रहा है। तो जैसे कि आपको पता हो, अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू करने, जबकि वहां पर एक राज्य सरकार निर्वासित थी, को भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक विचित्र घटना यहाँ पर माना जाता है। तो भारत में भाषाओं की विविधता भी कभी कभी संविधान की संघीय भावना को ठेस पहुंचाती है। भारत में संवैधानिक रूप से एक स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब महासंघ की सबसे मजबूत इकाई एक दूसरे पर विशेष भाषा को लागू करने का प्रयास करती है। भारत में आधिकारिक भाषा के लिए लड़ाई अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, भारत सरकार का एक लक्ष्य देश को वित्तीय वर्ष 2020-24 से 25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, परंतु तब तक यह संभव नहीं होगा जब तक देश में केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। कई बार केंद्र और राज्य दोनों के मध्य सुगम संबंध न बन पाने का भी एक प्रमुख कारण राजनीतिक मतभेद होता है, परंतु विशेषज्ञों का भी यह भी मानना है कि सहकारी संघवाद के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक दल में है उसकी सरकार के लगभग 2/3 राज्यों में अतः आवश्यक है कि देश में संघवाद के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्यों की अधिक भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। तो ये हुआ हमारा सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे, साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते रहेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।